हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल CS सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान से रिलेटिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जो आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए हमने 100 क्वेश्चंस का एक टारगेट रखा है। इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस जो पैट में आने वाले हैं वो इन्हीं में से मिल जाएंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप हमारे ये 100 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद कर लें जो हम आपको बताने वाले हैं। और हम 100 क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको 25 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप इन्हें सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक? जो क्वेश्चंस आपको पता हो दोस्तों आप बता भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और दोस्तों, हम आपको बता दें, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर हुआ था। और दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? वो 1946 ईस्वी में भारत आई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड वेवेल। तो भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड वेवेल उस टाइम भारत का वायसराय था। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों, लॉर्ड वेवेल के बाद 1947 में वायसराय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के देख रेख में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। और दोस्तों, यही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे जिसकी सिफारिश पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन से रिलेटिव हम आपको और भी चीज़ें बताते जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी चीज़ों पे ध्यान देते रहें। और जो चीज़ आपको याद न रहे उसको आप अच्छे से नोट कर लें। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में? सच्चिदानंद सिन्हा को। और कौन सी बैठक? प्रथम बैठक में ही, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी बैठक में इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। याद रखना है दोस्तों आपको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष? आपको याद हो तो आप बता भी सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी उसके सदस्य कितने थे? तो उसमें 7 सदस्य थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया दोस्तों? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और दोस्तों, ये दूसरी संविधान सभा हुई थी। जो पहली हुई थी 9 दिसंबर को और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो आपको ये याद रखना है। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया दोस्तों? ये आपको याद रखना है। कब किया है दोस्तों? आप जो क्वेश्चन आपको याद है वो आप पहले बताते रहें कि आपको ये भी पता लग जाए कि हमें इनमें से कुछ क्वेश्चंस याद भी हैं और कुछ नहीं है। तो कब किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और 26 नवंबर 1949 को ही कुछ संविधान के जो अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया था। पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया कि पूरी तरह से कब लागू हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह, जो भी इसके अनुच्छेद थे, सारे अनुच्छेद और भाग इनमें पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है आपको। भारत कब गणतंत्र बना? कब गणतंत्र बना दोस्तों? स्वतंत्र जो हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और जो गणतंत्र बना था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूपी तो इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है।
तो दोस्तों आप किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों और हम आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार संशोधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान था जनगण मन, उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा हमारा देश गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले इन्होंने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, याद रखना है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? कितने मूल अधिकार प्राप्त थे लोगों? दोस्तों ये आपको याद रखना है। हमारे जो मूल अधिकार है वो 6 मूल अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आते हैं, ये भी आपको सब याद रखना है। 1235 तक दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, और मौलिक अधिकार किस संविधान के किस भाग में आते हैं दोस्तों? भाग 3 में। ये आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? दोस्तों जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो क्या था? पहले मौलिक अधिकार में आता था। हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, तो इसे संविधान संशोधन करने के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और जिसको संविधान के अनुच्छेद 300 कै में जोड़ दिया गया। तो आपको ये याद रखना, कई बार पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कौन से संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 300 के कै में जोड़ा गया, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसको कौन से संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों ये 44वां संशोधन हुआ था, जिसकी 44वां संशोधन 1978, इसके द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, पुलिस हनन कर रही है या गवर्नमेंट हनन कर रही है, तो हम किसके पास जा सकते हैं अपने रिपोर्ट लेकर? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, इन दोनों के पास हम जा सकते हैं। तो सी आंसर है आपका, ए व ब दोनों, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? कौन से अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 21A के द्वारा आपके जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार देना जो है वो मूल अधिकार कहलाया है। तो आपको ये याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन अच्छे से कर लें, और जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं है उस क्वेश्चंस को नोट कर लें और अच्छे से उसे याद कर लें दोस्तों। गारंटी से ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और दोस्तों शेयर करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? दोस्तों ये हमारे संविधान में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो हमारे किस भाग में, किस अनुच्छेद में और किन चीज़ों में निहित है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि लोक कल्याणकारी राज्यों की जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, तो उनमें ये निहित है। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों जो राज्य के निर्देशक तत्व है वो हमारे कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। और दोस्तों भाग कौन सा है संविधान का? भाग 4 है, आपको ये याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य को क्या निर्देश देता है? देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें,
पर्यावरण की रक्षा करें, ग्राम पंचायतों का संगठन करें या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। तो दोस्तों जो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 40 है वो निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें, जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों का संगठन करे। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? ये रसिया, रूस, ए ऑप्शन सही है आपका, रूस के संविधान से ली गई है, तो ये आपको याद रखनी है। और दोस्तों जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 51 कै में आते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 51 कै में हमारे मूल कर्तव्य रखे गए हैं और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और भाग कौन सा है दोस्तों? भाग 51, जो हमारा 51A है अनुच्छेद, वो भाग 4A में आता है, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, अभी मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं ये आया ऊपर, और अब पूछ लिया कि मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी मूल संख्या है दोस्तों? हमारे कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों के किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उसको संविधान में जोड़ा जाए? तो कौन सी समिति थी दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए सोना भी है स्वर्ण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी से आपको याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? किस में निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित है भारतीय संघ की शक्ति, आपको ये याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों? यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए दोस्तों, इसमें क्या गया? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो इसमें दोनों सदनों के सदस्य भाग नहीं लेते। अगर बोलता दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो तब ये आंसर सही होता, इसलिए ये गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद, इसमें विधान परिषद दे दिया दोस्तों, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है दोस्तों। संसद के जो दोनों सदन है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य, और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य, ये दोनों भाग लेंगे तभी हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, तो ये तो आपको सब याद होगा, सभी को याद होगा दोस्तों, ये 5 वर्ष होती है राष्ट्रपति पर। और दोस्तों जो राष्ट्रपति की निम्न आयु सीमा है कि जब कोई इतने वर्ष का हो जाएगा तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, तो वो आप क्या है दोस्तों? तो 35 वर्ष होने के बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा दोस्तों, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, एकल संक्रमणीय विधि, अप्रत्यक्ष मतदान विधि। तो दोस्तों इनका तीनों का उपयोग राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, तो तीनों को राष्ट्रपति के चुनाव में उपयोग किया जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं दोस्तों, निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे आपको बताना है, आपको याद होगा तो दोस्तों हम आपको बता दें, नीलम संजीव रेड्डी, ये आपके निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और दोस्तों ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो जिनके खिलाफ कोई भी दूसरा अपोजिट में खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी मेंबर इसके अपोजिट में खड़ा नहीं हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि निर्विरोध कौन से चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। और दोस्तों ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे दोस्तों। 1977 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की सरकार गई थी तो जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो जनता पार्टी के
जनता पार्टी की साइड से इनको खड़ा किया गया था और ये निर्विरोध चुनाव जीत गए थे और भारत के ये छठे राष्ट्रपति बने थे। तो आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन द्वारा? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि हम आपके खिलाफ़ महाभियोग ला रहे हैं, आप जो भी मतलब अपने बचाव के लिए कार्य कर सकें वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति? नंबर ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री। तो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है हमारी भारतीय जितनी भी हमारी तीनों सेना है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चंस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और ये संविधान का पार्ट 1 था और नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे आपके लिए। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे CS सक्सेस जोन को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।